बेसिक मीनिंग समझना है बिटवीन प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो कई बार क्या होता है कि यू कंफ्यूज प्रिवेंटिव डिटेंशन विद एन अरेस्ट और अ रेगुलर अरेस्ट और अ रेगुलर डिटेंशन। तो तीन कैटेगरीज होती हैं। एक है इनकार्सरेशन, एक चीज है इनकार्सरेशन, एक है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इनकार्सरेशन इज नॉट मेंशन्ड ओवर देयर एंड नीदर इज प्यूनिटिव डिटेंशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डिटेंशन का सेपरेट वाला सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन मेंशन्ड है। तो सबसे पहले आपको समझना है इनकार्सरेशन क्या है। इनकार्सरेशन इज देयर वाज अ केस अगेंस्ट यू in the court of law, the court found you guilty, it gave you sentencing of 10 years, you are now in jail, so you are incarcerated, अब आपको जेल के अंदर सजा मिल रही है। दिस इज ऑल्सो प्यूनिटिव डिटेंशन पार्ट, प्यूनिटिव डिटेंशन का ये भी पार्ट है। प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट मिल रही है। प्यूनिटिव डिटेंशन और अरेस्ट includes incarceration and also it will include arrest that has been done after a crime has been allegedly committed। मतलब आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की, पुलिस ने उस कंप्लेंट को देखा, खुद कुछ तहकीकात करके पता लगाया कि भाई ये तो बंदा अरेस्ट होना चाहिए क्योंकि शायद इसने ये क्राइम किया है, क्राइम हो चुका है, शायद किसी बंदे ने क्राइम किया है, उस बिना पे आप किसी को अरेस्ट करते हो, वो भी प्यूनिटिव डिटेंशन या अरेस्ट है। सो अलेजेडली यू हैव कमिटेड अ क्राइम, whether it is cognizable offense, non-cognizable offense, that's a different matter, but you are arrested. When you are arrested in this manner, then you have three fundamental rights. First fundamental right is you have the right to be informed of the grounds of arrest. आपको grounds of arrest बताना, ये आपका पता लगना, ये आपका fundamental right है। अगर वो कंसील किए जाते हैं या नहीं बताए जाते हैं तो वो इलीगल अरेस्ट हो सकता है, वो ग्राउंड हो सकता है फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। दूसरा, आपको 24 आवर्स के अंदर नहीं, दूसरा आपको लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करना पड़ेगा। लीगल प्रैक्टिशनर विल बी प्रोवाइडेड, सो यू हैव द राइट टू अ लीगल प्रैक्टिशनर टू रिप्रेजेंट योर। स्टेट ये जिम्मेदारी ले लेता है और आपको ऑप्शन देता है डिफेंस लॉयर की कि वो भी प्रोवाइड करे। इसीलिए जो लीगल जस्टिस सिस्टम होता है या लीगल एड सिस्टम होता है ना, नालसा वाला, SLSA वाला, उनका काम यही है कि अक्यूज्ड लोगों को लॉयर प्रोवाइड करे। तीसरा, विद इन 24 आवर्स यू हैव टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट करना है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्दर डिसाइड करता है कि आपकी जो डिटेंशन पीरियड है उसमें आगे क्या होगा। क्या आपको पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा, क्या आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, या आपको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, सो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, देर माइट बी सम अदर पॉसिबिलिटीज इन सम अदर लॉज, वो इतना डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन देर आर ब्रॉडली थ्री पॉसिबिलिटीज। either you will be sent in police custody or you will be sent in judicial custody or you will be released, and the duration will also be told कि इतने दिनों के लिए या इतने दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में जाएगा, इतने दिनों के लिए जुडिशियल में जाएगा, ऐसे। तो पुलिस कस्टडी में जब किसी व्यक्ति को भेज देते हैं, इसके बाद मान लो जज ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया, तो पुलिस कस्टडी के अंदर सबसे पहली कंडीशन ये है कि सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज रह सकते हो, 15 दिन। तो 15 दिन जो टोटल है आप पुलिस कस्टडी में रखे जा सकते हो। पुलिस कस्टडी के अंदर आप पुलिस लॉकअप में होंगे, आप प्रिजन डिपार्टमेंट को सौंपे नहीं जाओगे, आप प्रिजन के अंदर नहीं रहोगे, आप पुलिस लॉकअप के अंदर रहोगे। पुलिस जहां पे आपको रखना चाहती है रखे, पुलिस जैसी इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन आपसे करना चाहती है, जिस वक्त करना चाहती है करे। ये होता है पुलिस कस्टडी। उसके बाद अगर मान लो 15 दिन हो गए और आपने पुलिस कस्टडी खत्म हो गई, फिर आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। पहले भी भेजा जा सकता है बट बाद में भी भेजा जा सकता है। अगर आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया तो इसका मतलब अब आप स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो। जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है,
वो यूं ही आपसे कभी भी कोई सवाल पूछने नहीं आ सकता, उसे कोर्ट का ऑर्डर लेके आपसे इन्वेस्टिगेशन करने आना पड़ेगा जेल के अंदर। तो आप प्रिजन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हो अगर आप जुडिशियल कस्टडी में हो। और अगर आपको रिलीज कर दिया जाता है तो ठीक है, रिलीज कर दिया गया तो रिलीज कर दिया गया। कंडीशंस तो बेल वगैरह की कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं देखेंगे। ये होता है प्यूनिटिव डिटेंशन या अरेस्ट, जिसमें आपके पास ये अधिकार होते हैं। एक और अधिकार है, अगर 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने नहीं ले जाया गया तो इट इज बाय डिफॉल्ट दैट यू हैव टू लीव और रिलीज दैट पर्सन। बाय डिफॉल्ट आपको रिलीज करना पड़ेगा। इसको डिफॉल्ट बेल भी बोलते हैं। ऑल्दो डिफॉल्ट बेल आगे भी पढ़ेंगे हम कि डिफॉल्ट बेल क्या होता है। वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ डिफॉल्ट बेल इज दिस आल्सो। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज कि जो हमने अधिकार दिए हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में अवेलेबल नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को वो अवेलेबल नहीं है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को अवेलेबल नहीं है मतलब कि उनके लिए एक अलग ही आर्टिकल सेटअप किया गया है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन इज व्हेन द पर्सन इज सस्पेक्टेड टू कमिट द क्राइम इन द फ्यूचर। मुझे सस्पिशन है कि फ्यूचर में वो कोई क्राइम या ऑफेंस कमिट कर सकता है, इसलिए मैं उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लेता हूं। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, क्राइम कमिट नहीं हुआ है, फ्यूचर में हो सकता है। मुझे दिखाना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए संविधान में ही प्रोविजन है, विच इज अ डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम, बिकॉज जनरली क्या होता है, देशों के संविधान में नहीं होता प्रिवेंटिव डिटेंशन, इमरजेंसी प्रोविजंस में या कहीं और होता है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए फंडामेंटल राइट्स में ही एक एक्सेप्शन कार्व आउट की गई है। इसके साथ साथ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए यह कहा गया है कि उस पे भी देयर विल बी सम कंडीशंस। ऐसा नहीं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जो मन में आए करो। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किए गए व्यक्ति को भी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट करने होते हैं, बट इंफॉर्मेशन कैन बी कंसील्ड इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। यदि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो इंफॉर्मेशन उससे कंसील की जा सकती है, जरूरी नहीं कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसे दी जाए। सेकेंड इज दैट he or she is also got the right to make a representation against the detention order. इसका मतलब उनको भी अधिकार है कि वो चैलेंज कर सकते हैं इस डिटेंशन ऑर्डर को, ये कहते हुए कि ये इलीगल है। कई बार इसको हैबियस कॉर्पस पिटीशन के थ्रू किया जाता है, बट बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में इंटरनल मैकेनिज्म ही होता है, जिसमें आप 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर चैलेंज कर सकते हो अपनी अरेस्ट को, डिटेंशन को, अगेंस्ट अ ट्राइब्यूनल। चलो, तीसरी चीज यहां पे यह है कि बियॉन्ड 3 months इफ समवन इज टू बी केप्ट इन प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर किसी को 3 महीने के बियॉन्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस एडवाइजरी बोर्ड में कम से कम एक हाईकोर्ट का जज तो रहेगा। अब एक मेंबर का एडवाइजरी बोर्ड भी हो सकता है, मल्टी मेंबर भी हो सकता है, बट मिनिमम या एटलीस्ट उसमें एक हाईकोर्ट का जज तो रहेगा ही रहेगा। तो ये 3 कंडीशंस प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लगती है। ऐसा नहीं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कंप्लीटली डायरेक्शनलेस, बट ये वाली जो चीजें हैं ये नहीं मिल रही हैं। तो लीगल प्रैक्टिशनर या लॉयर का एक्सेस मिले जरूरी नहीं है, उसे किसी से उसके बिहाफ पे उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, दे कैन मेक अ लीगल रिप्रेजेंटेशन। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में भी पूरी तरह बताने की जरूरत नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन कंसील की जा सकती है, रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, रिडक्ट की जा सकती है। और 3 महीने के बियॉन्ड उसको अगर रखना है प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। बट दिस इज नॉट इट एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 22 clause number 7 says that parliament has the power that it can say कि कुछ क्लासेस ऑफ केस में या कुछ लॉज के अंदर बंदा 3 महीने से भी ज्यादा एडवाइजरी बोर्ड के बिना रखा जा सकता है। वो ड्यूरेशन क्या होगी,
ये पार्लियामेंट खुद डिसाइड कर सकता है। इसका मतलब इसने पार्लियामेंट को फ्रीडम दे दिया है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस में, चाहे वो टेररिज्म वाला केस हो या कोई और केस हो, उसमें वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का टाइम पीरियड बिफोर एडवाइजरी बोर्ड बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है। दैट इज वाई पार्लियामेंट व्हेन इट मेक्स लॉज, जब वो कानून बनाता है स्पेसिफिक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, वहां पे वो कई लॉज में 6 महीना, कई लॉज में 1 साल तक व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकता है विदाउट टेकिंग दैट पर्सन टू एन एडवाइजरी बोर्ड। एंड दैट इज प्रिसाइसली द रीजन वाई प्रॉब्लमैटिक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून। और इसके ऊपर सवाल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं आएगा, मेंस के पर्सपेक्टिव से शायद आए, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम क्या सवाल आ सकता है। एक तो जो कंडीशंस मैंने बताई आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन की, वो आ सकती हैं। दूसरा सवाल यह आ सकता है कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है? नो, स्टेट्स के अपने भी कानून हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो भारत में कई ऐसे कानून हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर आते हैं, जिनमें से एक कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980। इफ आई मे, आई विल शो यू that there are so many laws that have preventive detention clause and it can come in the exam. For example, NSA 1981, UAPA 1967, COFEPOSA Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activity Act, स्टेट के अपने अपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स। तो बहुत सारे स्टेट्स के अपने अपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स के अपने एसेंशियल कमोडिटीज को रेगुलेट करने वाले एक्ट होते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज, आपने ईसीए सुना होगा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। इट्स अ लॉ दैट इज बीन मेड ऑन अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट। सिमिलरली स्टेट्स ने अपने हिसाब से अपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी पास किए हुए हैं, और उसकी मदद से भी, उसकी हेल्प से भी वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ट्रेडर, कोई स्टॉक जो होलसेलर है वो स्टॉकिंग करने वाला है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं बंदे, विच इज वियर्ड बट दिस इज प्रेजेंट। तो ये एनएसए, यूआपा, कॉफेपोसा, ये सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं। क्या अर्लियर देयर यूज्ड टू बी, जो अब है नहीं, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसका नाम ही ये था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950, Maintenance of Internal Security Act 1971 MISA, this was repealed. Terrorist and Disruptive Activities Act 1996, ये भी रिपील हो गया था। Prevention of Terrorism Act पोटा 2002, ये भी रिपील हो गया था, पर ये भी पहले रह चुके हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। ठीक है, let us read about National Security Act, under which Sonam Wangchuk was arrested. सोनम वांगचुक का अरेस्ट 26 सितंबर को हुआ। डिटेंशन में के दौरान यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के ऊपर डिबेट सामने आई। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, मीसा, एनएसए, ये सारे एक्ट हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कहां से मिलता है? आर्टिकल 20 से, जैसा मैंने आपको बताया। इस एनएसए के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल को प्रिवेंट करना है फ्रॉम एक्टिंग प्रेजुडिशियल टू डिफेंस ऑफ इंडिया, रिलेशंस विद फॉरेन पावर्स, पब्लिक ऑर्डर और एसेंशियल सप्लाईज, द पर्सन कैन बी अरेस्टेड। बहुत ही ब्रॉड टर्म्स हैं ये। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एनएसए लगा के अरेस्ट कर सकती है। स्टेट की पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है, या डेलीगेट कर सकती है डीएम को या पुलिस कमिश्नर को। इसमें आप 12 महीने तक बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो, 12 मंथ्स तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो टोटल। दिस इज नॉट बिफोर एडवाइजरी बोर्ड, डरो मत, एडवाइजरी बोर्ड को दिखाना पड़ता है इसमें। और इसमें 3 वीक्स के अंदर बोला गया है कि 3 हफ्ते के अंदर एडवाइजरी बोर्ड का रिव्यू होगा। तो इसमें 3 महीने से कम रखा गया है टाइम पीरियड, क्योंकि कम भी तो रख सकते हो। तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप बता सकते हो एडवाइजरी बोर्ड के पास ले जाके कि ये जो बंदा है इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है, क्या इसकी डिटेंशन को एक्सटेंड करें या ना करें। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 5 to 15 days।
5 से लेकर 15 दिन के बीच में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताने पड़ते हैं, और डिटेनी हैज टू मेक हैज द राइट फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन। तो जो एडवाइजरी बोर्ड होगा उसे केस को रिव्यू करना होगा 3 हफ्ते के अंदर अंदर। डिटेनी के पास क्या अधिकार है ये ऑलरेडी बता चुके हैं। एनएसए प्रिवेंटिव कानून भी है, प्यूनिटिव भी है, बट प्रिवेंटिव कानून भी है, इसलिए प्रॉब्लमैटिक है। और नेचर ऑफ द लॉ इज लाइक अ अरेस्ट वारंट। सो अ डिटेंशन ऑर्डर वर्क्स लाइक एन अरेस्ट वारंट, and once detained person can be held in specified cases, person can be moved across the state, person can be moved anywhere। तो बहुत सारे केसेस देखे गए एनएसए के, लगाए गए पिछले कुछ महीनों में। ठीक है, वो उसकी लिस्ट भी है, पेपर के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आइडिया देख लो। ठीक है।